हाँ जी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन अकॉर्डिंग टू डीएनए कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे तो कौन से अमीनो एसिड आके जुड़ेंगे। हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि कितने बेस पेयर्स रिक्वायर्ड है फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, मींस टीआरएनए और एमआरएनए पे कितने मिनिमम न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो इनिशियली वी हैड अज्यूम्ड दैट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, तो फिर उससे यूं हुआ था कि सिर्फ 4 बेस पेयर अमीनो एसिड जुड़ेंगे। फिर हमने एज्यूम किए कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स हों तो 16 जुड़ेंगे। फिर हमने एज्यूम किया कि 3 हों तब 64 जुड़ते हैं। तो अब कंफर्म्ड है कि देर आर 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं एमआरएनए के ऊपर और जिनसे टीआरएनए आके जुड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, जैसे इसके ऊपर यहाँ होता है ए यू जी, जैसे यहाँ है सी यू जी, जैसे यहाँ पे जी ए ए, जैसे यहाँ पे सी ए यू। तो फिर क्वेश्चन ये था कि हमने इनको 3-3 के पेयर में क्यों ले रखा है, 1 या 2 के पेयर में क्यों नहीं लिया। तो आंसर है कि अगर हम 1 मान के चलते कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग एक टीआरएनए आता होता अगर, तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड ही जुड़ पाते, क्योंकि 4 ही बेस पेयर है, 4 से ज्यादा तो है ही नहीं। लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20। तो इट मींस अगर एक से जुड़ते तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड आते, 16 तो वेस्ट जाते। तो फिर हमने माने कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के अकॉर्डिंग अगर आकर के जुड़ते तो कितने जुड़ते, अगर 2 के अकॉर्डिंग आते तो 16 जुड़ते बेटा। फिर हमने ट्रीट किया इनको 3 ट्रीट करते ही हमें कंफर्म हुआ कि 64 अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं, मतलब जितने जुड़ते हैं उससे ज्यादा। तो ये कंफर्म हो गया आज कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स किसने बताए थे। डिटेल्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की डिटेल्स जैसे 1961 में फर्स्ट टाइम मार्शल नेरनबर्ग, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट जो कोडोन बताया था वो था बेटा ट्रिपल यू। ट्रिपल यू कोडोन जो होता है वो कौन से अमीनो एसिड के लिए होता है, फिनाइल एलानिन के लिए। तो इट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम। सेकंड बेटा मार्शल नेरनबर्ग के साथ, ये ध्यान से सुनना, एक साइंटिस्ट और थे हरगोविंद खुराना। इंडियन थे, देखो हरगोविंद खुराना, ये पहला नाम है जेनेटिक्स में इंडियन। इन्होंने, ये दोनों ने ये रिसर्च करके बताया कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस कोडेड फॉर विच अमीनो एसिड्स। इन्होंने ये बताया कौन से कोड कौन से अमीनो एसिड को जुड़वाएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सप्लेन किया कि कौन से कोडोन से कौन से अमीनो एसिड आके जुड़ते हैं। इस वर्क के लिए, इस रिसर्च के लिए इनको 1968 में नोबेल अवार्ड दिया गया बेटा। ठीक है। अब इसके बाद है कि जो जेनेटिक कोडोन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कि हमने चैप्टर में पहले ही पढ़े कि 3-3 बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग कौन से अमीनो एसिड आएंगे। तो
अब उन अमीनो एसिड में कौन से बेस पेयर्स किस अमीनो एसिड को कॉल करेंगे, उसकी एक टेबल बनानी होती है बेटा। उस टेबल में देखो, जैसे आप इस टेबल को ऐसे बनाएंगे, इसमें से कुछ मेन लर्न करने हैं आपने। सेकंड, नो ओवरलैपिंग इज देयर। थर्ड, नो पंक्चुएशन, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मीन्स कोमालेस है, मतलब सीधा डायरेक्ट हम पढ़ते हैं जैसे ए यू जी, जी यू सी, डायरेक्ट। इसके बाद है बेटा फोर्थ, यूनिवर्सलिटी। ये यूं कहती है कि जो गिवन कोड है डीएनए और एमआरएनए पे, आप किसी पे पढ़ रहे, जैसे डीएनए वाले को भी कोडोन कहोगे आप, एमआरएनए पे है उनको भी कोडोन कहते हो। एक स्पेसिफिक कोडोन
स्पेसिफिक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कनेक्ट करवाएगा। इसका मतलब जैसे ट्रिपल यू किसको कॉल करता है? फिनाइल एलानिन को। इसका मतलब ये है कि ट्रिपल यू अगर फिनाइल एलानिन को कॉल कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार ट्रिपल यू टायरोसिन को कॉल करेगा या किसी और में ट्रिपल यू किसी और अमीनो एसिड को कॉल करेगा। मींस यूनिवर्सलिटी है कि सब में ट्रिपल यू कोडोन किसको करेगा? फिनाइल एलानिन को ही करेगा। हाँ जी। फिफ्थ है बेटा, इसमें इनिशिएशन कोडोन भी होते हैं, स्टार्टिंग कोडोन जो चेन को स्टार्ट कराते हैं वो कौन थे? AUG। और सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? स्टॉप कोडोन भी होते हैं जो चेन को बंद करवाते हैं। दे आर UAA, UAG और UGA। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी कि किसी कोडोन के बारे में कुछ खास चीजें, उनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के एंड पे, लास्ट पे। यहां पे जो अब मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं, ये हर साल इनमें से एक टॉपिक फाइनल एग्जाम में आपको मिलेगा बेटा। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, जहां समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा। तो हमने इस चैप्टर में अब तक डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड एंड द वन जीन वन एंजाइम, ये सब कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, very important concept. What is the effect of mutation? First of all, what is mutation? You know, mutation is the sudden change in the DNA, change in the sequence of the DNA. तो जब डीएनए चेंज हो जाएगा तो क्या इफेक्ट्स आएंगे प्रोटीन्स के ऊपर? देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता हो म्यूटेशन होती क्या है। जीन और पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जीन में म्यूटेशन होने का मतलब क्या है? आइदर एडिशन, डिलीशन और रिप्लेसमेंट ऑफ अ बेस पेयर। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। सेकंड है बेटा एडिशन और डिलीशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। थर्ड है बेटा जंपिंग जीन्स which shuffle their locations. From one chromosome to another. देखो बेटा, हमने अब ये स्टडी करना है कि जब डीएनए में चेंजेस आते हैं, डीएनए में म्यूटेशन आती है, एक्चुअली आती कैसे है। लेट ये कोई डीएनए है हमारा ओरिजिनल, इस डीएनए में स्ट्रैंड के ऊपर बेस पेयर है ए टी टी सी जी जी सी ए टी, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं इस पे, ठीक है। तो फर्स्ट कोड कौन सा है? ए, देन टी, फिर टी, फिर सी, जी जी सी ए टी। एक मिनट, वीडियो फिर से। हाँ जी, ये कोडोन है। अब इसका फर्स्ट कोडोन था ए, सेकंड टी, थर्ड टी। तो एमआरएनए क्या बनना चाहिए? ए के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यू ए बनना चाहिए ऑब्वियसली। बट इफ देर इज चेंज इन द बेस पेयर, इवन अ सिंगल चेंज इन द बेस पेयर, एक पॉइंट पे चेंज आता है, देखो अब फिर से बनाते हैं इस डीएनए को। ये देखो, अब अगर इसका ए टी की जगह ए जी आ गया, बाकी सेम है, बाकी सेम है और कहीं कोई डिफरेंस नहीं आया है, सिर्फ
एक बेस पेयर पे डिफरेंस आया, उस केस में क्या चेंजेस आएंगे? एक मिनट बेटा, एक सिंगल बेस पेयर चेंज होने से, जैसे टी की जगह जी आ गया, तो अब एमआरएनए क्या बनेगा? देखो, ए की जगह क्या, ए के सामने क्या आएगा? यू, जी के सामने क्या आएगा? सी, और टी के सामने क्या आएगा? ए। यूएए के कंपैरिजन में यहां पे आ गया यूसीए, ये क्या है? पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। मतलब एक डीएनए के ऊपर एक जीन के, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर चेंजेस आते हैं, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन। यूएए से जो अमीनो एसिड आना चाहिए था, इन कंपैरिजन टू दैट यूसीए की जगह जो अमीनो एसिड आएगा वो आएगा बेटा। तो जैसे यूएए से जैसे मानते हैं टायरोसिन आना चाहिए, वैसे स्टार्टिंग कोडोन है, टायरोसिन आ गया, तो यूसीए से क्या आएगा? यूसीए से फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जैसे ट्रिप्टोफैन आ गया, तो टायरोसिन की जगह ट्रिप्टोफैन लगने से टोटल चेंज इन अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, प्रोटीन अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा और डिजीज आ जाएंगी बच्चों। ये बच्चे के अंदर डिजीज कॉज करेगी, ये पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब जो ये चेंजेस आएंगे इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक चीज और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने, देखिए ध्यान से सुनना बच्चों। अब जैसे ये एक डीएनए यूं था ऐसे, अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि अगर एक बेस पेयर चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए, उससे नया एमआरएनए बनेगा, नए प्रोटीन्स बन जाएंगे और वो डिजीज कॉज करेंगे। जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे है ए टी सी जी ए सी सी टी, फॉर एग्जाम्पल ये है, इससे जो एमआरएनए नॉर्मल बनना चाहिए उस पे क्या आएगा? यू ए जी सी यू जी जी ए। ठीक है, ये तो मान लो नॉर्मल है, एक नॉर्मल बच्चे के अंदर ये है। अब हम मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड यहां से रिमूव हो गया, डिलीशन हो गया, तो अब जो नया डीएनए बना उसमें क्या होगा? यहां पे ए तो हटा ही दिया हमने, आ गया टी सी जी ए सी सी टी। अब देखना बेटा, यहाँ पे एमआरएनए कौन सा बनेगा? ए जी सी यू जी जी ए। देखो ये आए तीन, पहले यूएजी, फिर था सीयूजी, फिर था जी ए सी फॉर एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया? ए जी सी, बिल्कुल ही नया। यूजीजी टोटली अलग। ये देखो, एक बेस पेयर हटते ही टोटल चेंज हो जाएगा प्रोटीन में, क्योंकि एक हटते ही वो नेक्स्ट थ्री अलग हो जाएंगे। इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यस, इफ अ नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, इफ नंबर ऑफ बेसिस inserted or deleted from a gene is not divisible by 3, all the codons beyond the site of mutation will get altered। सारे बदल जाएंगे। देखो बेटा, अगर एक रिमूव होता है तो भी प्रॉब्लम, दो रिमूव होते हैं तो भी प्रॉब्लम, तीन रिमूव होते हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तीन रिमूव हुए अगर, तो तीन रिमूव होने के कारण क्या होगा? नेक्स्ट तो सही रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर फर्स्ट थ्री रिमूव हो जाए, सेकंड थ्री रिमूव हो जाए, फोर्थ थ्री रिमूव हो जाए, इट विल नॉट अफेक्ट मच मोर। बट इफ सिंगल इज रिप्लेस्ड, इफ सिंगल इज रिमूव्ड और एडिड, टू इज रिमूव्ड और एडिड, ये बहुत सीरियस इफेक्ट्स कॉज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसके बाद एक और हाइपोथेसिस है बेटा, वुबल हाइपोथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया था क्रिक ने, वैटसन एंड क्रिक थे ना जिन्होंने डीएनए दिया, मॉडल दिया था। उन्हीं में एक साइंटिस्ट जो थे क्रिक, इन्होंने 1966 में एक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस ये दी, गौर करिएगा बच्चों। जैसे ये एमआरएनए बनता है, फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मल यहां पे होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए, इस एमआरएनए के साथ, एक मिनट बेटा, नेटवर्क, लेट ये फर्स्ट ये एमआरएनए नॉर्मल बनता है। इस एमआरएनए में फॉर एग्जांपल इस एमआरएनए में बेटा फॉर एग्जांपल फर्स्ट बेस पेयर है AUG, जो इनिशिएशन कोडोन, जो स्टार्टिंग में AUG आता है जिससे मिथ्योनिन जुड़ता है। सेकेंड हम लेके चलते हैं, जैसे यहां पे बेटा CCU, सेकेंड हम एज्यूम करते हैं यहां पे है CCU। थर्ड है बेटा CUA, नेक्स्ट है बेटा CCA, ऐसे अमीनो एसिड्स हैं। अब अगर ये वुबल हाइपोथेसिस जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वुबल हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि अगर ये थर्ड बेस पेयर चेंज होता है, जैसे U, या ये थर्ड A, या ये थर्ड A, देखो अगर क्रिक के अकॉर्डिंग यहां पे जैसे AUG फर्स्ट सही है, सेकंड आता है CCU की जगह आ गया A, तो इस म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं आएगा, इसको कहते हैं वुबल हाइपोथेसिस। इस म्यूटेशन का इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? तो इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो टीआरएनए है जिसपे एंटीकोडोन है, वो फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बेस बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। थर्ड वाला बॉन्ड नहीं बने तो भी टीआरएनए जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं वुबल हाइपोथेसिस। वुबल हाइपोथेसिस का मतलब when third base pair is changed, when third base pair is changed, कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में से थर्ड बेस पेयर अगर चेंज हो जाता है तो ये कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, इट विल रिमेन साइलेंट। ये साइलेंट म्यूटेशन होगी, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। दिस इज कॉल्ड एज वुबल हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड वुबल हाइपोथेसिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वुबल हाइपोथेसिस के मतलब फर्स्ट 2 बेस पेयर्स अगर नॉर्मल हैं और थर्ड बेस पेयर अगर चेंज होता है तो इट विल नॉट शो इट्स इफेक्ट। इसको कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन, या फिर हम कहते हैं वुबल हाइपोथेसिस। थर्ड बेस पेयर का बॉन्ड टीआरएनए के साथ नहीं बनता है तो भी टीआरएनए यहां ज्वाइन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन्स अपना इफेक्ट कैसे शो करते हैं। जीन्स इफेक्ट शो कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक आपने बुक में अंडरलाइन करना है, लर्न करना है।